और मैं बोलता हूँ ये जो एलन का जो हमारा प्लेटफॉर्म अब आ चुका है, जिसको बच्चे बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसमें 25,000 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस लगा है, राइट। कई बार कुछ बच्चे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर ये 25,000 प्लस ईयर्स कैसे है। देखिए एलन पर कम से कम अभी 5,000 से भी ज़्यादा फैकल्टीज वर्क कर रहे हैं। किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का, कोई 2 साल का भी हो सकता है। मिनिमम एवरेज भी बात करूँ 5 साल इंटू 5,000, 25,000 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और सोचिए जब ये सारे फैकल्टीज मिलके ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे तक जो एजुकेशन जा रही है, अगर बच्चा मेरे सामने नहीं भी बैठा लेकिन बच्चा जहाँ भी बैठा है वो कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ में एक बहुत शानदार टेक्नोक्रेट्स की टीम जो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं ना, एक तरह से बेस्ट एकेडमिक्स और बेस्ट टेक्नोलॉजी, तब जाके ये प्लेटफॉर्म बना है एलन का। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। आज का पॉडकास्ट काफ़ी खास होने वाला है। आज बहुत दिनों के बाद हम इंटरेक्ट करने वाले हैं उन लोगों से जिनका इस कोचिंग फील्ड में मोर देन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स आप ये कह लो एक्सपीरियंस है। कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन चीज़ें गई वो सब कुछ का एक्सपीरियंस है। तो आज हमारे साथ ऐसे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, गौरव तलवार सर, जो कि एलन करेन इंस्टीट्यूट, एलन डिजिटल के एकेडमिक हेड हैं और वीपी हैं एट एलन। तो आइए अब सर से मिलते हैं। सर, वेलकम टू पॉडकास्ट। थैंक यू सिड सर। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करूँ, और फाइनली आज वो मौका मिल रहा है आपके साथ बातें करने का। तो काफ़ी सारी आज सर बातें होने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि जो कि आपका मोर देन 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट ऑफलाइन, और आज एलन जो ऑनलाइन डिजिटल के फील्ड में आज इतनी सारी चीज़ें कर रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या वो सारी पॉइंट्स है, और पब्लिक को भी पता चले क्या क्या वो सारी पॉइंट्स है। तो मैं चाहूँगा कि सर ये सेशन सारे लोग कनेक्टेड रहें और सारी बातें ऐसी हो कि जो उनके दिल को छू जाए। सर पहले अब स्टार्ट करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से, कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ बताइए। ओके, तो मेरी जहाँ तक बात है, बॉर्न एंड ब्रॉटअप है ना, ये कॉम्बिनेशन में आता है, लेकिन मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप अलग अलग है। आई वॉज बॉर्न इन जयपुर, और 4 साल तक वहीं था मैं। 4 साल में कुछ ऐसा ट्रेजेडी हुई। मेरे पापा एक्सपायर हुए जब मैं 4 साल का ही था। आई एम दी ओनली सन। तो खुद का घर नहीं था तब जयपुर में हमारा, तो हमको मेरे नाना जी के प्लेस पर शिफ्ट होना पड़ा, जो कि भरतपुर में है। राजस्थान में भरतपुर एक ज़िला है, और उसमें उस टाइम पर टाउन था डीग, जो भी रिसेंटली हालांकि डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो छोटी जगह थी, और वहाँ पर मेरा पूरा ब्रॉटअप हुआ है, वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। हिंदी मीडियम का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, और थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा है ऑफ कोर्स। एनवायरनमेंट आप समझ सकते हैं जब पिताजी का साथ नहीं हो। और फिर पापा मेरे क्लर्क थे एसबीआई में, तो उनकी जगह माताश्री को कंपनसेटरी ग्राउंड पर वो नौकरी मिली। तो उस तरह से पढ़ाई चली। कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है, और ये हम स्टूडेंट लाइफ में भी हम देखते हैं कि अगर घर में किसी तरह की परिस्थिति हो, अभाव हो, तो अपने आप में मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस उस समय यही सोचा था कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है ताकि खुद के लिए भी, माताश्री के लिए भी एक गर्व की अनुभूति रहे, खुद को एक सेटिस्फेक्शन रहे कि ऐसा किया जाए कि हमने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी। तो वहाँ से पढ़ाई चालू हुई। डीग जो टाउन है अब डिस्ट्रिक्ट बन गया है, दिल के बहुत करीब है मेरा। छोटा जगह है लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर। उसके बाद ये था कि परिवार में मेजॉरिटी ऑफ, अगर मैं बात करूँ, रिलेटिव्स जयपुर में हैं, और अधिकतर मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। इनफैक्ट हमारे खुद का एक परिवार का ही एक हॉस्पिटल भी है जयपुर में, राजा पार्क में। तो सब लोग ऐसा मानते थे शुरू से ही, जब भी मैं छोटी 6th 7th 8th क्लास में था, कि एक बार 10th हो जाए, मेडिकल दिला देंगे, और फिर तो अपना हॉस्पिटल है ही, तो सब सेट है। लेकिन जब 10th होने लगी, 10th वाला टाइम आया, तो पूछा कहाँ गया, काइंड ऑफ बताया गया पहले कि भाई आप मेडिकल ले लीजिए। लेकिन तब तक मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई थी, क्या लेना है ये नहीं, लेकिन क्या नहीं लेना है, और वो था बायोलॉजी। ओके। और उसका रीज़न ये था कि डायग्राम्स बनाना, बहुत डिटेलिंग जो होता है, या चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेमोराइज करना, याद रखना, उससे मुझे थोड़ा सा परेशानी होती थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा मज़ा आता था। तो फिर समझ में आएगा ऐसा है तो करना क्या है, तो पता चला कि मैथ्स में पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो मैथ्स में अब छोटी जगह थी, समझा, लोगों से बात करी, तो पता चला मैथ्स में अगर कुछ वाकई में अच्छा करना है तो आईआईटी करके एक एग्ज़ाम होता है, वो अगर आप क्रैक कर देंगे तो आपकी लाइफ शायद एक बेटर डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। इस सपने के साथ फिर पता चला कि कैसे की जाए कोचिंग, और थोड़ा पता किया तो कोटा इज़ दी मक्का मदीना है ना, वो तो शिक्षा की काशी है, खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो कोटा आए इस सोच के साथ कि तैयारी करेंगे,
और कोटा से तैयारी करी, फाइनली हो गया IIT दिल्ली में मेरा। तो उस समय भी बड़ा इस तरह का था, बिकॉज मैं जब यहाँ आया तैयारी के लिए तो माताश्री वहीं थे नाना जी के यहाँ पर। शुरुआत में उनका वहाँ, हम दोनों अलग अलग पहली बार इस तरह से थे, उनका मन नहीं लगा था तो उन्होंने भी फिर कोटा ट्रांसफ़र ले लिया। तो ये बात करीब अर्ली 2000s की है, तो करीब 20-25 साल से हम कोटा में ही हैं। तो अब कोई पूछता है कहाँ से है, तो इतनी कहानी बताने की बजाय मैं ईजी रहता है कि सर कोटा से ही है। कोटा लोकलाइट है। करेक्ट। हालांकि उसके बाद फिर मैं IIT दिल्ली चला गया और माताश्री यहीं है शुरू से ही। अच्छा लगा, सिटी इतना अच्छा है, इतना कुछ दिया है मुझे, हमारे परिवार को, करियर को। 2 ही लोग हैं हम। और फिर IIT दिल्ली से मैं न्यूजीलैंड गया जॉब के लिए वहाँ से। लेकिन जब वहाँ गया बहुत अच्छा लगा सब कुछ, लेकिन ये रियलाइज़ हुआ कि माताश्री के लिए बड़ा मुश्किल था, एक जनरेशन गैप होता है वहाँ शिफ्ट होना। देन आई अंडरस्टूड कि फैमिली सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम प्रायोरिटी है। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोला कि आप अपने करियर में जितना आगे बढ़िए, जैसे बढ़िए, मुझे खुशी है ना। बट मुझे ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मैं वापस कोटा उनके पास आऊँ, और कोटा ने जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, अगर मैं आंशिक रूप से भी उसके लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और यहाँ पर मैथ्स आती थी, शुरू से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आता था। और जब खुद पढ़ते थे तो देखते थे टीचर का क्या रिस्पेक्ट होता है। सोचा क्यों ना उस चीज़ को जिया जाए, उसके लिए जितनी मेहनत करनी होगी करेंगे। और उस सोच के साथ जब कोटा आए तो LN के साथ करियर शुरुआत करी। वाह सर, तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो भी आपने बातें बताई उनमें से, जी। कि सर कौन सा ईयर में आपने सर IIT का पेपर दिया था? 2005 में। तो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय NIT और IIT के लिए अलग अलग पेपर होता था, IIT का अलग पेपर होता था। आज जैसा नहीं होता कि JEE मेन क्वालिफाई करोगे तो फिर एडवांस दोगे तो IIT में जाओगे। करेक्ट। उसमें डायरेक्ट पेपर होता था शायद IIT का भी। मैं बताता हूँ उसमें क्या, उस समय क्या है कि IIT की जो, जिसको हम आज की डेट में JEE मेन बोलते हैं, उस समय पे उसको AIEEE एक अलग एग्जाम होता था, हाँ, है ना। AIEEE और NITs के लिए। हाँ, और IIT के लिए 2 एग्जाम होते थे, एक स्क्रीनिंग और एक मेंस। मेंस होता था पूरी तरह से सब्जेक्टिव और स्क्रीनिंग होता था ऑब्जेक्टिव। और मेरा जब मैंने 2005 में दिया, दैट वाज द लास्ट ईयर जिसके बाद से सब्जेक्टिव होना ही बंद हो गया। उसके बाद से पूरी तरह से तो OMR क्या बेस्ड। डिफरेंस था सब्जेक्टिव में, किस तरीके का होता था? मैं बताता हूँ। सब मेंस जिस तरह से आज होता है ना, वैसा मान के चलिए स्क्रीनिंग, IIT स्क्रीनिंग का एग्जाम होता था, और AIEEE एक अलग एग्जाम था। तो आपको दोनों एग्जाम देने होंगे, यानी IIT के लिए AIEEE का कोई लेना देना नहीं है। Okay. आपको स्क्रीनिंग क्वालिफाई करनी है, स्क्रीनिंग के बाद फिर आप मतलब एडवांस जिसको आज बोलते हैं IIT मेंस देंगे। सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, 2-2 घंटे के 3 पेपर होते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग अलग, एक ही दिन में 6 घंटे, बीच बीच में ब्रेक मिलता था। और करीब 15-20 क्वेश्चन मुश्किल से आते थे एक सब्जेक्ट में, और आपको लिख के पूरा उसका सोल्यूशन देना स्टेप होता था। मार्किंग होता था या कैसे? डेफिनेटली स्टेप मार्किंग होता था। हालांकि IIT का जो तरीका होता है चेक करने का, वो बहुत ही, उसको बहुत सीक्रेसी से रखा जाता है। तो कभी वो ऐसे क्लियर नहीं बोलते थे कि इतने इतने स्टेप्स पे इतने मार्क्स, लेकिन जब हम चेक करते थे सॉल्यूशंस तो समझ में आ जाता था कि यस मार्क्स। सर मैंने सुना है कि एक ज़माने में IIT में जो IIT का पेपर होता था उसमें 10 नंबर लाने पे भी सिलेक्शन होता था, क्या सच है क्या ये बात? बिल्कुल सच्चाई है ये, आप सिर्फ 10 समझिएगा। नंबर में selection? डेफिनेटली आप सोचिए 60 मार्क्स का जो एक सब्जेक्ट का पेपर है, हाँ। 10 नंबर तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, है ना। ओह। बहुत अच्छे मार्क्स हैं 10 नंबर। 10% 60 का जो होता है वो होता है 6 मार्क्स। इवन आज की डेट में भी मैं बताऊं, और ये एक समय की बात नहीं है, समय के साथ पैटर्न चेंज होते हैं। लेकिन अच्छा, एक बात और है, बात चली तो बस शेयर करता हूँ, फिर मार्क्स पे आऊँगा। बहुत बार बच्चे, कई बार जब IIT पैटर्न चेंज करता है, सबसे बड़ी खासियत ही है उसकी, तो बहुत बार बच्चे घबरा जाते हैं और बोलते हैं सर अब पैटर्न चेंज हो रहा है या नहीं पता चल रहा, हो गया तो क्या होगा। तो मैं सारे बच्चों से एक बात बोलता हूँ, युगों युगों से, सदियों से ना, एग्जाम का पैटर्न कभी चेंज नहीं होता। एक सिंगल पैटर्न है, आप ध्यान से सोचिएगा तो सवाल पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि जवाब दो दिया, दो सोचो क्वेश्चन क्या रहा होगा, राइट। तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, तो किसी भी पैटर्न में सवाल पूछ लीजिए, आप बता देंगे। अब बात करते हैं मार्क्स की। आज की डेट में भी ये सच्चाई है, JEE एडवांस आज भी जब हो रहा है तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नॉट मोर देन 10% है। समझ रहे हैं आप। तब भी यही कहानी होती थी, पैटर्न चेंज होते रहते हैं। लेकिन हाँ, तब सब्जेक्टिव होता था तो बड़ा मुश्किल हो जाता था ये जज कर पाना कि हमें कितने मार्क्स मिलेंगे या नहीं। अभी क्लियर है कि मैंने B ऑप्शन लगाया या ABC लगाया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, तो एग्जैक्टली क्लैरिटी है। ये एक फ़र्क आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस समय में जो सब्जेक्टिव पेपर होता था तो बोर्ड और JEE का एक साथ ही हो जाता होगा तैयारी से, एक तरह से माना जाए। क्योंकि आज भी देखा जाए तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमारा बोर्ड के लिए हमें समझ में नहीं आता, हम क्या करें। क्योंकि बोर्ड जो होता है कंप्लीट डेरिवेशन पे चीज़ें आ जाती है, आप डिराइव करते हो, उस पर स्टेप मार्किंग मिलती है, हर चीज़ है। लेकिन एग्जाम में तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे।
तो मुझे लगता है कि उस समय में बोर्ड वाला प्रॉब्लम्स इतना नहीं होता था जितना आज है। आपको क्या लगता है सर इसमें? नहीं, ये सच्चाई नहीं है एक्चुअली, क्योंकि बोर्ड में लिखने का जो तरीका होता है हाँ, और जेई एडवांस जो उस टाइम पर आईआईटी मेन होता था सब्जेक्टिव, उसमें जो लिखने का तरीका है उसमें भी बहुत फ़र्क है। नॉट ओके। ओनली लिखने का तरीका, एक्चुअली क्वेश्चन आस्किंग में ही फ़र्क है। हुँ, बोर्ड कहीं ना कहीं फोकस करता है आपकी मेमोरी पे, आपकी नॉलेज पे, कॉन्सेप्ट पे नहीं। और जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है वो इस बात पर फोकस करता है कि जो कॉन्सेप्ट्स आपने समझे हुँ, उसको आप कितने डिफरेंट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से अप्लाई कर पा रहे हो। तो एक तरफ है मेमोरी और नॉलेज और एक तरफ है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, सच्चाई ये है। उस टाइम पर भी जितने बच्चे तैयारी करते थे बोर्ड के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं अलग से मेहनत करनी पड़ती थी, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते थे। ये भी एक बात है। राइट सर। तो आपकी सर कैसी रही थी? आप आज तो आप सर वीपी हो एक इतने बड़े इंस्टीट्यूट पे, एलन पे लेकिन जिस समय में आपने यहाँ पे कोटा में आपने भी आया है तैयारी करने के लिए जेई का, तो उस समय सर कैसा था कोटा? लाइक उस समय तैयारी कैसी होती थी? उस समय टीचर्स कैसा पढ़ाते थे? क्या लगता काफ़ी माहौल में चेंज आ गया है समय के साथ, नो डाउट, है ना, जनरेशंस के साथ बच्चों में और उसी हिसाब से फैकल्टीज़ में। लेकिन उस समय की अगर मैं बात करूँ, मुझे याद आता है बहुत अच्छे से विज्ञान नगर या दादावाड़ी का एरिया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते थे, ठीक है, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे सारे स्टूडेंट्स। एक हेल्दी कंपटीशन रहता था, लेकिन कहीं ना एक ये फ़िल्टर रहता था कि अगर हम आईआईटी की तैयारी करने आए हैं तो हमारा जो खुद का एक एप्टीट्यूड है, मोटिवेशन है, उसको किस तरह से हम परिवार से जोड़ते हुए अपने एग्ज़ाम तक लेके जाते हैं। टीचर्स डेफ़िनेटली बहुत मेहनत कराते थे। ऑफ़लाइन जिसको बोलते हैं, जो लेगेसी है, वो कहीं न कहीं उस टाइम से होते-होते उसने आज कोटा को कोटा बनाया है। है? तो अगर मैं बात करूँ बच्चों के स्ट्रगल की, बच्चों की मेहनत की, टीचर्स के मेहनत की, तो वो उस टाइम पर भी थी, वो आज भी है, लेकिन तरीके बदलते जा रहे हैं। सर उस ज़माने में भी वैसा ही क्रेज़ था कोटा का जैसा आज है? डेफ़िनेटली था, डेफ़िनेटली था। लेकिन अब जैसा हम जानते हैं डिजिटल जितना बढ़ता जाता है ना, सोशल मीडिया, तो मोड ऑफ़ कम्युनिकेशंस बहुत बढ़ते जाते हैं, तो लोगों तक रीच बहुत चली जाती है। अब आपकी बात लीजिए, आपके थ्रू आज कोटा को कहीं न कहीं पूरे देश का एक-एक बच्चा जानता है। ये इतनी रीच नहीं थी, लेकिन हाँ, जिनको अपने गोल की क्लैरिटी थी, उनके अंदर तो डेफ़िनेटली क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। राइट सर। तो अब हम सर आते हैं और चीज़ों के ऊपर कि आईआईटीज़ में जब आप गए, जी, तो आईआईटी से सर कैसा माहौल था? आईआईटी दिल्ली का कैसा माहौल था? लाइक आप गाँव से शायद बिलॉन्ग करते हैं, उसके जी, बाद शहर में उठ के गए, दिल्ली कैपिटल है हमारे देश की। बिल्कुल। आईआईटी में क्या अलग लगा सर माहौल का? टीचर्स कैसे, मतलब कि जैसा अपन यहाँ क्लास में देखते हैं कि टीचर आ रहा है, आके पढ़ा रहा है क्लास में, फिर क्लास खत्म हो गई, अपन चले गए। आईआईटीज़ के सर क्लासरूम्स कैसे होते हैं? देखिए 2 बातें हैं। आईआईटी, पहली बात तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आईआईटी सिर्फ़ आपको पढ़ाई में अच्छा नहीं बनाता है, वो आपको एज़ अ पर्सन डेवलप करता है। ये सबसे ख़ासियत होती है जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे इंडिया के, राइट? तो वहाँ के मैं दोनों बातें आपसे करूँ जो आपने पूछा कि क्लास का माहौल कैसा होता है, वहाँ के जो प्रोफ़ेसर्स हैं वो कैसे होते हैं, तो नो डाउट प्रोफ़ेसर्स की जो नॉलेज है, नेक्स्ट लेवल की होती है। लेकिन बच्चे भी जो आते हैं ना, मतलब आईआईटी का सबसे बड़ी अगर ताकत है तो वो स्टूडेंट्स ही हैं। राइट सर। विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रोफेसर्स, उनकी नॉलेज, लेकिन जिस तरह से पूरे इंडिया से अलग अलग कोनों से जो टैलेंट आता है वो जब एक साथ एक जगह पर मिलता है और वहाँ से जो डिस्कशंस होते हैं, वहाँ से जो एक दूसरे की नॉलेज शेयरिंग होती है, एक दूसरे के साथ, मैं अगर किसी चीज़ में अच्छा हूँ तो दूसरा मुझसे सीख रहा है, मैं किसी और से सीख रहा हूँ, वो जो डिस्कशंस होते हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं। लेकिन बीइंग सेड दैट, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्लास में कैसा भी कॉलेज हो, कोई भी आईआईटी हो, खूब मस्ती होती है, ठीक है, क्लासेस बंक भी करी है हमने, नो डाउट, इस चीज़ को कन्फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोफेसर्स के साथ भी काफ़ी मस्तियाँ हुई हैं और जब क्लासेस के बाद की लाइफ है वो भी आईआईटीज़ की अपनी एकदम अलग ही होती है। अगर मैं बात करूँ जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, और कहीं ना आईआईटी आपको एज अ पर्सन इसलिए बहुत नर्चर कर देता है, डेवलप कर देता है, क्योंकि वो आपके अंदर हमेशा, कॉलेज का सिस्टम ही है, हॉस्टल्स का, आपके अंदर शुरू से एक सेंस ऑफ ऑनरशिप दे देते हैं। यानी आपको ही करना है लीड, जो भी करना है। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, आप जिस भी फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहें, नॉट ओनली एकेडमिक्स, आप उसमें जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं, आप जितना चाहे टीम्स को लीड भी कर सकते हैं। ये जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, ये आईटी की सबसे बड़ी खूबी एक सवाल सर, मैं हमेशा कई सारे टीचर से पूछता हूँ। है। अब मुझे लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल भी रहता है स्टूडेंट्स के लिए। या जैसे कि कई बार हम स्टोरीज सुनते हैं बच्चों की कि ये गांव से पढ़ के और आज आईआईटी चला गया, तो उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, इतनी दिक्कतें होती हैं। ठीक बात है। आईआईटीज़ में भी फ़ी लगता है। आईआईटीज़ में जाके फ़ी कैसे पे करते हैं वो? सर, पहली बात तो आईटी में मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप होती है, राइट? यानी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है
तो आपके लिए कहीं जिस तरह से हम देखते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप मिलती हैं, उसी तरह अपने आईआईटीज़ में स्कॉलरशिप होती हैं। आपके अंदर टैलेंट है तो आपके लिए फ़ीस इतना बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन ये जाहिर सी बात है कि जब एक चाहे मेरे जैसा ही बच्चा है, जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग सोसाइटी से लोग बच्चे आते हैं, बहुत हाई सोसाइटी के बच्चे भी आते हैं, बहुत हमारी तरह भी आते हैं। जब एक दूसरे का कल्चर देखते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ये भी आता है कि हमने कितने स्ट्रगल से वहाँ तक पहुँचे। तो फीस इतना बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन वहाँ का जो माहौल है वो अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी देता है, बहुत मोटिवेशन भी देता है कि अब यहाँ तक भी आ गए हैं ना। अच्छा, ये तो एक समाज की सच्चाई है। 10th तक बोलते हैं बेटा बस 10th कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। लाइफ सेट है। फिर बोलते हैं बस 12th और कर लो बेटा, है ना, फिर लाइफ आईटी सेट में है। चले जाओ, उसके बाद आईआईटी तो में गए तो फिर तो फिर बचा ही तो क्या। सेट ही लेकिन सेट है फिर तो। सच्चाई ये है कि वहाँ भी आईटीज में अपने जाने आप के बाद कितने लोग सर जो एडवांस एग्जाम क्लियर करते हैं, जी। जितने भी शायद 5 से 10 हज़ार के बीच में जितने भी बच्चे जाते हैं आईआईटीज में एडवांस क्लियर करके, कितने उसमें से सक्सेसफुल होते होंगे, क्या लगता है सर आपको? देखिए, सक्सेस की ना डेफिनेशन ही बड़ी अलग है ना। हमारे सोसाइटी में अब मेरा थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, शेयर करूंगा। सक्सेस का मतलब मेरा सिर्फ ये मानना नहीं है कि कोई एक बहुत अच्छा पैकेज किसी कंपनी में लग गया तो वो सक्सेसफुल है पर्सन। सक्सेसफुल वो है कि जो भी वो काम कर रहा है उसमें दिल जान से मन लगा के कर रहा है ना, तो बस वो सक्सेसफुल है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कई सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, जूनियर्स भी, इवन नाउ तो स्टूडेंट्स भी, जो बहुत अच्छी कंपनी में गूगल में है, बात होती है बहुत खुश है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे आईटी दिल्ली के ही अमोल पाराशर मेरे से 3 बैच सीनियर हैं, जो ड्रामेटिक्स में और इसमें बॉलीवुड में अपना काम कर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत सक्सेसफुल फील करते हैं। तो सक्सेस का मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंपनी में पैकेज, जो कर रहे हैं अच्छे से करें, मन से करें। और अगर फिर भी मैं बात करूं, कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को भी आईटी में जाके ना मिस कर देते हैं। एज इन कि ऐसा हो जाता है कि यार अब तो आईटी पहुंच गया ना, अब लाइफ सेट है। ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ पर भी हैं और वहाँ जितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जितना एक्सपोजर आपको मिल रहा है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं फिर आप सक्सेसफुल नहीं। क्योंकि ऐसा बड़ी जगह देखा जाता है कि आईटी के निकलने के बाद भी कुछ लोग, मैं अपने बैच के भी बोल सकता हूँ, उतना अच्छा लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर पा रहे हैं। और थोड़ा पीछे जाके जब हम डिस्कस करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो 4 साल थे उसमें उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया उस टाइम। तो देखा जाए तो एक अलग फिर आपका वहाँ से हार्ड वर्क स्ट्रगल चालू होता है, क्योंकि बिल्कुल। आपके बचपन से नर्सरी से लेकर 12th तक एक साइड रख दें Correct. और 4 साल आईआईटीज की पढ़ाई एक साल रखते हैं। देखिए एक अलग ही एक यहाँ पे मेहनत चालू होता है फिर आगे करियर के लिए, जॉब के लिए। दुनिया ही अलग है। आप सोचिए कि सवेरे से शाम तक तो आप पूरी तरह क्लास वगैरह अटेंड कर रहे हैं, बीच में बंक भी करते हैं मानता हूँ, लेकिन एग्जाम तो होने ही है ना। हालांकि ये भी एक सच है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि एग्जाम से थोड़े टाइम पहले ही पढ़ाई करते हैं, है ना? लेकिन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो तो अटेंडेंस कंपलसरी है। उसके बाद दूसरी एक लाइफ स्टार्ट होती है जब आप अपने हॉस्टल पहुंच गए। अब कहीं ना कहीं वो जो हॉस्टल में आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, आपको अलग अलग कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, आपका जो इंटरेस्ट है, जहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके लिए अपने आप को और स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो मान के चलिए 6 बजे से वो लाइफ चालू होती है और वो लाइफ चलती है रात को 2 बजे तक कम से कम, जिसमें आप अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग तरह की हॉबीज़ में अपने आप को परस्यू कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कोई फुटबॉल खेलने जा रहा है, कोई डांस एंड ड्रामेटिक्स में हॉस्टल के practice बीच कर में रहा है। कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। अरे हॉस्टल के कंपटीशन तो मतलब मैं क्या बताऊं, मैं खुद कल्चरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो अच्छा, हॉस्टल के जो कंपटीशन है ना, ये इतना पॉजिटिव पार्ट मानता हूँ मैं डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये कहीं ना हमारे अंदर वो फीलिंग दे देते हैं बिलोंगिंगनेस की कि यार ये मेरा हॉस्टल है ना, इसके लिए मेरे को दिल जान से काम करना है, ये नंबर 1 पे रहना चाहिए। और मेरा मानना है, अच्छा जैसे छिछोरे मूवी जो आई थी, बहुत मोस्टली आईआईटियंस उसके साथ और बहुत अच्छे कॉलेज वाले लोग भी उसके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहती है आपकी, जहां आप 4 साल अपने लाइफ के गुजारते हो कि यार ये नंबर 1 पे रहना चाहिए। और जब वो देखते हो आप उस चीज़ को नंबर 1 पे आते हुए, वो जब ट्रॉफी आप उठाते हो पूरे टीम मेंबर्स के साथ, अपने हॉस्टलाइज के साथ, वो जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आता है, वो आपको लाइफ के लिए रेडी कर देता है कि आप जहां भी जिस सिस्टम में भी हो ना, कोशिश कीजिए कि वो हमेशा नंबर 1 पे रहे। तो आपके अंदर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, चाहे वर्क सेटिस्फेक्शन हो, चाहे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट हो, वो हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। फिर उसके बाद सर आपकी प्लेसमेंट लगी आप न्यूजीलैंड में, तो सर वहाँ पे आप जब कंपनी में गए तो क्या सर आपने देखा वहाँ पे, क्या वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा, ज़रा मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगा आपसे। बिल्कुल। तो प्लेसमेंट देखिए, सबसे अच्छी बात आईआईटी की ये भी होती है कि आपको ना अपनी डिग्री को ले लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। लोग वहाँ पर आते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि जिस लाइफ को आप जीना चाहते हैं उसके लिए लोग आपके पास आते हैं आपको इंटरव्यू करने। तो खैर मैं न्यूजीलैंड पहुंचा, मेरे साथ कुछ और दोस्तों का भी सिलेक्शन हुआ था, मुझे ध्यान है अच्छे से। और वहाँ पर वो मल्टीनेशनल कंपनी थी, बेका करके नाम था उसका। और
अलग अलग टीम मेंबर्स थे, कुछ यूएस के भी थे, कुछ यूके के थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया के कोई थे। कुछ इंसिडेंट आप शेयर करना चाहोगे वहाँ के कोई? बिल्कुल, मतलब एक बात बताऊं, मेजोरिटी ऑफ टाइम्स भगवान की कृपा से क्या होता था कि हमारा जो इंडियंस का प्रोजेक्ट है ना, वो सबसे बढ़िया रहता था। क्योंकि इंडियंस को काफ़ी माना जाता है टेक टेक पर्सन, टेक जाइंट, मतलब कि इंडियंस का एक अलग ही एक वैल्यू है टेक के फील्ड में, सॉफ्टवेयर के फील्ड में। अगर आप यूएस यूके इन सब का कल्चर देख लो यहाँ पे, तो क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियंस हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हाँ। देखिए सत्य नडेला जी को, देखिए गूगल में आप देखिए सुंदर सुंदर पिचाई पिचाई। जी को, और भी बहुत नाम है, राइट। तो अब हमारी जब वहाँ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते थे, उसमें हम जो इंडियंस की टीम का प्रोजेक्ट होता था वो वन ऑफ द बेस्ट जाता था मेजोरिटी ऑफ टाइम। तो हमारे मैनेजर थे उस टाइम पे, मिस्टर मैथ्यू आंसर, अर्ली 50s में, वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, और बहुत कूल थे। तो एक बार ऐसी मीटिंग्स वगैरह हुई हमारी, ख़त्म हुई, और उसके बाद ही आस्मी कि गौरव, व्हाई यू थिंक इंडियंस आर सो स्मार्ट। तो मैंने कहा सर, वी आर नॉट बॉर्न स्मार्ट, वी आर इवॉल्व टू बी स्मार्ट ग्रेजुअली, और हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने कहा ये क्या चक्कर है। मैंने कहा देखिए, अभी अभी अपन ने टी ली, वेन एवर यू इंग्लिश पीपल टेक टी, वो आप कैसे करते हैं, यू हैव बिस्किट, यू टेक अ बाइट, टेक अ सिप, टेक अ बाइट, टेक अ सिप। मैंने कहा हम इंडियंस ये नाटक नहीं करते, और हमारे पास बिस्किट नहीं होता, बिस्कुट होता है, बिस्कुट बिस्कुट बोलते हो? बिस्कुट बोलते हैं। और हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमको एक कप ऑफ मिल्क या कप ऑफ टी के साथ वो बिस्कुट पकड़ा देते हैं बचपन में ही। और अब अगर उसको आपने, और हम ये नहीं कहते टेक अ बाइट टेक अ सिप, हम तो उसको पकड़ते हैं और उसको डुबोते हैं। नाउ दिस, मैंने बोला कि दिस डिबोइंग द बिस्कुट इनटू द टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड यार ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने कहा देखिए सर, अगर जल्दी से निकाल लिया तो टेस्ट नहीं आएगा, ज्यादा देर तक डुबो दिया तो भी गड़बड़ हो गई, पर्पज ही सॉल्व नहीं हुआ। हाँ। यानी ये टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, कौन से टास्क को कितनी देर में करना है परफेक्टली, वो हमको हमारे पेरेंट्स बचपन से देने लग जाते हैं। बचपन से ही वो आने लगती है, और नहीं भी तो जैसे पार्ले जी बिस्किट या पानी में डाल के खूब खाया बचपन खूब में। खाया होगा, बिल्कुल। अच्छा, ये ना हमको लाइफ लॉन्ग की काम की बात है, ये सिर्फ एक चाय बिस्किट की कहानी नहीं है। आप सोचिए, इवन बच्चा जब एग्जाम में भी तैयारी कर रहा होता है, ऐसा भी ना हो कि किसी एक सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टाइम दे दे। टाइम मैनेजमेंट ही तो है कि कोई दूसरा छूट जाए। इवन किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को भी कर रहा है, ऐसा ना हो कि बहुत जल्दबाजी में करने की कोशिश करे, सिली मिस्टेक हो जाती है, किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी करे, कोई अच्छा सवाल छूट जाता है। तो ये ट्रेनिंग बचपन से ही बच्चे के काम आती है, और लाइफ लॉन्ग इवन प्रोफेशनल कल्चर में भी बहुत काम आती है। राइट सर। सर फिर अब आप कोटा आ गए यहाँ पे और आपने एलन ज्वाइन कर लिया, तो कौन से ईयर में सर आपने एलन यहाँ पे ज्वाइन किया था? मैंने किया था 2010 में। ओके। हाँ, और एज अ ट्रेनी फैकल्टी ज्वाइन किया था। तो उस समय सर कितने बच्चे होते थे एलन में? उस समय मान के चलिए करीब टोटल 35,000 के आसपास बच्चे थे। 65,000। हाँ, इनफैक्ट 35,000, 35,000। आज कितने में सर ऑफलाइन में? आज तो ऑफ कोर्स अपन समझते हैं 2 लाख क्रॉस कर चुके हैं फिगर। तो 2 लाख ऑफलाइन में, मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, और ये जो बड़ी बात है, ये सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है जब आईआईटी स्टार्ट हुआ था एलन पर, तो एक बार आरएम सर ने मीटिंग ली थी, और ये बोला गया था कि अभी जितने भी 35-40 हज़ार बच्चे हैं ना, 2020 में हमको 2.5 लाख बच्चों को पहुंचाना है, पढ़ाना है उनको। तो सब लोगों को लगता था कि शायद सर बस मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे हो सकता है कि हम 2.5 लाख बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अभी 40,000 बच्चे ही हैं। लेकिन फिर समझ में आया कि एलन का जो सिस्टम है, अगर कोई टारगेट बनाया है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है, और फिर सारी टीम मेंबर्स अगर उस विजन पर काम करने लग जाते हैं, तो इट गिव्स मी इमेंस प्राउड एंड प्लेजर एंड प्रिविलेज टू शेयर विद यू कि वो 2020 वाला टारगेट 2019 में ही हो गया था। तब हम लोग वो 2.5 लाख बच्चों को पढ़ा रहे थे उस टाइम। तो सर 2.5 लाख बच्चों को पढ़ाना और इतने सारे फैकल्टी, मतलब कि बहुत, मतलब कि सैल्यूट है सर एलन के सिस्टम को कि ये इतने बच्चों को पढ़ा पा रहे, इतने बच्चों को आप वो सर्विस दे पा रहे हैं। क्योंकि आप देखो तो एलन प्रीमियम इंस्टीट्यूट में काउंट होता है, जो एजुकेशन में टॉप क्लास जिसे माना जाता है, और बात से उसकी नहीं है, और सिलेक्शन की भी बात है, सिलेक्शन में भी टॉप में है, और बाकी एजुकेशन में तो है ही से। तो इतने प्रीमियम जगह जाने के लिए ऑब्वियसली सर इतने अच्छे अच्छे लोग, आप लोग जैसे लोग जुड़े तो आज नहीं, ये सारा कुछ मेरा मानना है, जैसा मैं आईआईटी में बोल रहा था ना, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे पहुँच रहे हैं। इसी तरह एक कोचिंग में सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि वहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं, क्योंकि बच्चा तो सारा ही पहुँच रहा है, राइट। अगर पढ़ाने वाले एक से एक हैं, और नॉट ओनली वो खुद कैसे हैं, बल्कि उनको यहाँ माहौल कैसा मिल रहा है। और ये एलन सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर शिक्षक सबसे ऊपर है। हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर हैं, इनफैक्ट डायरेक्टर्स हैं, वो सारे शिक्षक ही तो हैं। तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि टीचर को क्या चाहिए। सर एक जैसे कि टीचर से डायरेक्टर से कैसी बॉन्डिंग है सर?
ऐसा मैं तो डायरेक्ट भी डायरेक्टर्स के साथ मैंने कई बार वीडियोस बनाए, तो मुझे ठीक बात पता ही है, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। बिल्कुल। ऐसे टीचर से सर कैसा रिलेशन है, मतलब कि डायरेक्टर्स के साथ? मतलब आप मान नहीं सकते इस बात को, मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि कभी भी चाहे कोई भी डायरेक्टर कभी हमारे फैकल्टी रूम में अचानक से आ गए कि और भाई कैसा चल रहा है, और इतना इनफॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, और किसी को कुछ भी दिक्कत है तो बताओ मेरे को। इनफैक्ट एक दो बार मैंने कुछ अपने आइडियाज सर से शेयर किए और मुझे लगा कि शायद ये पता नहीं कितना इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे, और देखा थोड़े टाइम में उसका इम्प्लीमेंटेशन ही चालू हो गया। तो यानी कि वाकई में इतना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ फैकल्टीज़ के लिए कि आप जो करना चाहते हैं बच्चे के हित के लिए आप कीजिए, आपको पूरा फ्री हैंड है। Right. तो ये डायरेक्टर्स का और फैकल्टीज़ का इतनी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जो आप बोल रहे हैं ना कि 40,000 से 2.5 लाख तक कैसे पहुंचा। इसका मेन रीज़न ही है, दो रीज़न है मेन। पहला स्टूडेंट फर्स्ट और दूसरा एम्प्लॉय फर्स्ट। यही दो अप्रोच रही है एलन सिस्टम की, जिस वजह से बाकी सारी चीज़ें हमेशा सेकेंडरी रही हैं। बच्चे की पढ़ाई के लिए हम क्या कर सकते हैं वो सोचना है, और वो करने वाला कौन है? फैकल्टीज़। फैकल्टी की बढ़ोतरी के लिए क्या किया जा सकता है, फैकल्टी को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले इसके लिए क्या किया जा सकता है, वो एलन का काम है। और इसीलिए आपने देखा कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन एलन लगातार ग्रो करता जा रहा है। वो बहुत बड़ा रीज़न है उसका। तो सर आज के समय में भी अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जॉब कल्चर कैसा है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो एलन को देखते कि हम वहाँ पे कैरियर बनाए जाके जॉब के लिए, मतलब कि एक बहुत बड़ा ये फील्ड हो चुका है आज के दिन में देखा जाए, और एलन आज सिर्फ ऑफलाइन में नहीं रह गया है, ऑनलाइन में भी आ गया है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है सर कि जॉब कल्चर कैसा रहा, क्योंकि आप 15 साल से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस सर यहाँ पे जॉब करने का एलन? देखिए, जॉब कल्चर की मैं बात करूं, मैं जरा खुद बता रहा हूं, मैंने खुद ने एज अ ट्रेनी फैकल्टी यहाँ पर ज्वाइन किया था, ठीक है। और सिस्टम ने इस चीज़ को, सिस्टम हमेशा इस चीज़ को हमेशा अप्रिशिएट करता है कि आप सिस्टम के लिए, स्टूडेंट्स के भले के लिए क्या कर रहे हैं, और इसीलिए जॉब कल्चर इतना अच्छा है। आप देखेंगे कि आज की डेट में कोई भी फैकल्टी अगर बात करेंगे, एलन से जाना नहीं चाहेगा, लेकिन सब लोग एलन में आना ज़रूर चाहते हैं, राइट। वो कल्चर डेवलप किया गया है, राइट। अगर, और ये चीज़ नॉट ओनली ऑफलाइन बट ऑनलाइन में भी यही चीज़ है, क्योंकि कल्चर तो वही है। देखिए, कई बार सर हमें कुछ लोग मिलते हैं जो बोलते हैं यार हमारा एलन में जॉब लगाओ। मैं आपको जो आप समझिए, ये सबके लिए, सबके साथ ही है, हमारे लिए भी बड़ा वो रहता है। जब मैं जो आपको ये 2.5 लाख वाली बात बता रहा था, आरएम सर ने जब बोला था ना, तो आरएम सर ने एक बात और बोली थी उस टाइम कि या तो आप लोग जो टीम मेंबर्स हैं, और सारे डायरेक्टर्स ने बोली थी साथ में मिलकर ये बात, कि आप लोग या तो इस चीज़ को सिस्टम के साथ होता हुआ देखोगे या सिस्टम के बाहर से देखोगे, अगर आप इस बात को बिलीव नहीं करते हो, लेकिन होता हुआ ज़रूर देखोगे। और वही आरएम सर का, आरएम सर मतलब नेक्स्ट लेवल, उनकी जो बातें होती है ना सर, दम होता है उसमें। मतलब आपके अंदर एनर्जी का पूरा संचार कर देते हैं, जिसको बोलते हैं ना हाई पावर चार्जर। हाँ। और आप किसी भी डायरेक्टर से मिलिए, इतने हम्बल हैं सारे ही सभी डायरेक्टर्स, चारों मतलब डायरेक्टर्स वेरी हम्बल। बिल्कुल आपको चारों डायरेक्टर्स बहुत पूरी तरह से पॉजिटिव कर देंगे। आपके directors अंदर वो very जोश आ जाएगा कि हाँ यार, अब तो मुझे बच्चों के लिए जो हो सकता है दिल जान से करना है। यहाँ कंसेप्ट है, हम बोलते हैं कि घड़ी खोल के काम करना है। मतलब आप ये नहीं देखते हैं कि मेरे 8 बज गए, क्लास खत्म हो गई। अगर बच्चे को वाकई में आपसे अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात है, तो आप उस समय नहीं देख रहे होते, और आपको इस बात की खुशी होती है कि मैं बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूँ, और सिस्टम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है। मैं भी सर वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं बीएम सर के साथ वीडियो बनाने गया था, जी। तो मेरे को बहुत डरा हुआ था कि मैं तो एलन के स्टूडेंट रहा हूँ। 2016-17 मैंने जेई की प्रिपरेशन करी थी, ठीक। तो उस समय तो मैं डायरेक्टर्स को देखा करता था सिर्फ फोटोज़ में, जी। और वीडियोस वगैरह जो बनाए मैं कॉलेज में, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि एक समय डायरेक्टर्स के साथ भी मौका मिलेगा। जी। तो जब पहली बार था तो मैं बहुत डरा हुआ था। समझ सकता हूँ। तो क्या हुआ था कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे स्टूडियो में एलन की वहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो वैसा कुछ सेटअप था नहीं उस समय। तो अब मैंने ऑब्वियसली सर को बोला, सर की टीम को, कि वहीं कर लेंगे अगर आप अलाउ करो तो वहाँ पे जब सर से पहली बार मिला, जब मैं बैठा, तो जैसे इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं लाइन भूल गया क्या आगे बोलना है मुझे, समझ गए। क्योंकि इतने सारे कैमरे लग रहे हैं। मुझे आदत है फ़ोन से वीडियो बनाने का, और बीएम सर का ऑरा अपने आप में इतनी पर्सनालिटी उनकी, जिस तो तरह इतने की सारे कैमरे लगे हुए, ठीक इतना बात। सारा, बट मैं लाइन भूल गया। तो बीएम सर समझ गए कि ये घबरा रहा है। सही बात। तो सर ने खुद बोला, पानी पी लो, आराम से रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लाला। लाला उनका फेवरेट है, बिल्कुल। हाँ, मुझे भी प्यार से लाला बुलाता है सर कई बार। जी। तो फिर उसके बाद फिर उस दिन लगा कि यार रियली दे आर वेरी हम्बल। टोटली। अच्छा, अच्छी बात क्या है ना, आप जो पूछ रहे थे कि सक्सेस का,
वो ये है कि जब भी मतलब डायरेक्टर्स की सोच बहुत क्लियर है, उन्होंने नाम ही कोचिंग का अपने फादर के नाम पर रखा हुआ है, सोचिए, है एलन ना? महेश्वरी, तो एलन एलन, उसी सारम सर उस ने हिसाब से, राइट। बताया। तो सोचिए कहीं ना कहीं अपने आप में वो एक बहुत बड़ी फीलिंग आ जाती है कि यहाँ तो कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसके लिए गर्व फील करें। राइट। तो काफ़ी बात होगी, एक्चुअली मैं कनेक्ट हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, जी तो जी, वो फीलिंग आ जाती है बात करते करते सही। डायरेक्टर्स के बारे में बातें करना और वो सारी। खैर इस पर जितनी बातें करें अपन ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अब अपन आगे स्किप करके चलते हैं आज के समय में करेंट जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल। एलन में, कि सर जैसे कि कोविड है, मेन वहाँ से अगर आप देखोगे तो जो एजुकेशन सिस्टम था चलते आ रहा था, ऑनलाइन भी था, तो लोगों को लगता था हाँ एक समय होगा। कोविड ने एकदम से ब्रेक लगा दिया ठीक है। ऑफलाइन पे कि भाई ऑनलाइन करो, करना ही पड़ेगा। जिस समय सर कोविड हुआ था, कैसा मतलब कि उस समय आप कितने रेडी थे, मतलब कि क्या एकदम से मच गए, एकदम से हलचल की यार क्या करें अब समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ रेडी थे? क्या लगता है आपको सर? नहीं, डिजिटल सच्चाई को ये है कि जब कोविड आया, हाँ 2020 मार्च में कोविड आया था, और 2019 से ही हम लोगों ने ऑनलाइन में कुछ करना है इस बारे में सोच लिया था, लेकिन कुछ रेडीनेस नहीं थी, क्योंकि हमारा शुरू से सर का ये विज़न रहा है, सभी डायरेक्टर्स का ही, कि जो करो ना बहुत अच्छे से करो, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही कोविड आया, एवरीथिंग स्टॉप्ड, और हमारे लिए उस टाइम पर सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि हमारे जो, जैसा मैंने बताया, 2.5 लाख बच्चे जो पढ़ रहे थे, उन तक उनकी एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, दुनिया में कुछ भी रुक जाए। और हमारे पास उस टाइम कोई ऐसा सॉलिड प्लेटफॉर्म भी नहीं था जिसके थ्रू हम फटाफट से क्लासेस लगाएं। लेकिन एक चीज़ थी हमारे सबके अंदर, वो था जज्बा और टीम, जो उस कोविड के दौरान भी हम लोगों ने 7 दिन के अंदर अंदर बच्चों की क्लासेस चालू कर दी। बच्चों के चेहरे पे वो खुशी आ गई कि हमारे सर अगर हमारे क्लासरूम में नहीं है, लेकिन हमारे सामने, हमारे हाथ में, हमारे मोबाइल में, हमारे टैबलेट में, हमारे पीसी में। और उसका एक ही तरीका था कि सब लोगों का इंटेंट बहुत क्लियर था। मुझे ध्यान है उस टाइम पर चौधरी सर ने एक मीटिंग ली थी और ये सिखाया था कि किस तरह से अपन घर पे बैठ के कैमरे से, अगर ट्राइपॉड नहीं भी है, एक डंडा लीजिए आप, उसमें मोबाइल को किसी भी तरह से रबड़ से लगा के भले ही, लेकिन आप क्लासेस रिकॉर्ड कीजिए। और सब लोगों ने उस बात को बहुत अच्छे से समझा, माना, और 7 दिन के अंदर अंदर हमारे पास रिकॉर्डिंग्स आने लग गई सारे फैकल्टीज़ की, और उसको हमने बच्चों तक पहुंचाना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद ये समझ में आया कि ये कोई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात नहीं, दिस इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास वाकई में एक बहुत सॉलिड प्लेटफॉर्म होना, जो बच्चों की एक्चुअली जो नीड है, हर वो बच्चा जो किसी वजह से अगर ऑफलाइन में नहीं भी आ पा रहा है, तो एलन तक नहीं पहुंच पा रहा, तो एलन उस तक पहुंच जाए। और जब जर्नी चालू की तो ये समझ में आया कि इवन हर वो बच्चा जो ऑफलाइन में भी पढ़ रहा है, उसको भी हम कितना डिजिटली एम्पावर कर सकते हैं, हर फैकल्टी को हम कितना डिजिटली एम्पावर कर सकते हैं। और उस सफ़र के साथ, उस सोच के साथ इस सफ़र को शुरुआत की। तो सर स्टार्टिंग में क्या क्या हर्डल्स आए सर, मतलब कि डिजिटल को लेकर? क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो फैकल्टीज़ थे वो ऑफलाइन थे, मतलब कि ऑनलाइन फ्रेंडली उतना नहीं थे। कैसे सर इतना सबको फ्रेंडली बनाया? क्योंकि देखिए, आज भी सर वो टीचर हैं हाँ, एलन में जो 10-10 साल पहले थे, जो बिल्कुल। ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, आज भी वो ऑनलाइन में भी शायद पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैंने फिर से वही कहा, पूरा का पूरा सब कुछ माइंडसेट के बारे में होता है ठीक है। जिसके अंदर ये ख्याल है ना कि मुझे बच्चे तक, क्योंकि सर का बहुत क्लियर कहना है, शिक्षक का एक ही रोल होता है कि आप बच्चे तक अपनी नॉलेज को पहुंचाओ। अब आप उसके लिए क्लासरूम के अंदर खड़े हैं या किसी स्टूडियो में खड़े हैं, आपकी सोच अगर क्लियर है तो अपने आप वो भावनाएं निकल के आती हैं। लेकिन एक सच्चाई है, शुरुआत में बहुत इनर्शिया था, इवन मेरे साथ भी था, सारे फैकल्टीज़ के साथ था कि यार कैसे करें, समझ में ही नहीं आता, कैमरे को फेस करना है, इधर प्रेजेंटेशन को चलानी है, कुछ लिखना है, बच्चे कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात समझनी है, वो चैट में डाउट पूछ रहे हैं, तो उस पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज करना है। कई लोगों के अंदर ये भी था कि पता नहीं ऑनलाइन में हम काम कर भी पाएंगे या नहीं, इवन चाहे वो कितने भी एक्सपीरियंस वाले हों, चाहे कितने भी यंग हो। लेकिन जब मिलके काम चालू करना शुरू किया और जब बच्चों का रिस्पॉन्स आया ना, वहाँ से एकदम पिक्चर चेंज हो गई। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का सपोर्ट हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चा कैसे भी पढ़ लेगा अगर आपसे कनेक्टेड है तो। क्योंकि हम भी देखते थे कि मैं भी एलन में जिन टीचर से पढ़ा था उस समय, आज भी वो मेरे बहुत क्लोज हैं। मतलब कि आज भी मैं उनको काफ़ी याद करता हूँ, मिलता भी हूँ मैं उनसे। तो एक अटैचमेंट हो जाता है जिन भी टीचर से हम पढ़ते हैं। अगर मैं अपने आप को उस सिचुएशन में डाल के देखूँ, अगर 2016 में कोविड आया रहा था,
तो वो जो भी टीचर मुझे अगर फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग भेजते हैं ना, तो मैं उनसे ही पढ़ता, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाता है इस पे से बिल्कुल बच्चों सच का। बात है। और वो बच्चों का जो अटैचमेंट है और जो रिस्पॉन्स है ना, वही हमारी असली ताकत बनी। हमको समझ में आ गया कि भले ही हम अभी जिस सिस्टम पे भी वर्क कर रहे हैं, बच्चा उसको इतना अप्रिशिएट कर रहा है, तो जब हम इसको अपडेट करना चालू करेंगे, तो फिर बच्चे की जो पढ़ाई है वो किस लेवल पे पहुंच जाएगी और बच्चा उसको कितना अप्रिशिएट करेगा। क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे का सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हाँ, अगर मैं एलन से जुड़ा हूँ ना, तो मैंने कुछ सीखा है। मतलब सच्चाई ये भी है, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन बच्चों के मन में ये फीलिंग ज़रूर होती है कि मेरे रिजेक्शन का कारण या मेरे सेलेक्ट नहीं होने का कारण एलन नहीं है। शायद मैं थोड़ी और मेहनत करता तो मैं एक और अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता। तो सर, जो कि आप एकेडमिक हेड हैं एट एलन डिजिटल, तो जो भी आपने रिसेंट में हाइप बनाया, जो भी अनाउंसमेंट करा, मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूँगा कि एलन डिजिटल पे क्या क्या चेंजेस करे सर आपने? देखिए, एलन डिजिटल की जहाँ तक बात है, इस सेशन हमने जो ऐप जिस पर पढ़ाया बच्चों को उसका नाम एलन डिजिटल था। लेकिन फिर हमने ये समझा कि डिजिटल से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है क्या, जो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा हम पहले भी आपको बता रहे हैं, हर बच्चा चाहे वो ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन, हर बच्चे के लिए जो भी एलन से जुड़ा हुआ है उसके लिए ये ऐप आने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया, इस सेशन में जो हमने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने एलन डिजिटल नाम के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा। लेकिन अब ये जो ऐप है वो सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए नहीं है। हर बच्चा जो एलन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन है, उसको टेक्नोलॉजी की पूरी वो उसको यूटिलाइज कर पाए, अपनी एकेडमिक्स को इम्प्रूव कर पाए, इस बात को समझते हुए हमने इस ऐप का नाम एलन रखा है। अब एलन, अब एलन है, इस ऐप का नाम एलन है। ठीक है। तो ये क्यों करा सर एलन, मतलब कि एलन इसलिए कर दिया कि सबके लिए अब एग्जैक्टली, ताकि वो अलग ना हो कि एलन डिजिटल इज अलग और एलन ये ऑफलाइन अलग। कंफ्यूजन ना रहे कि तो एलन डिजिटल सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ऐसा है। नहीं है। लाखों बच्चे जो भी एलन के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सबके लिए सेम ऐप है, सबको सेम फीचर मिल रहे हैं, सबके लिए सेम प्लेटफॉर्म। तो हम ये कह लें कि जैसे कि एलन ऑफलाइन कोचिंग और सिर्फ एलन नाम से डिजिटल कोचिंग, यस, ये हम कह सकते हैं। और तो सर, जो डेडिकेटेड कोर्स होता है एलन में ऑफलाइन को लेके, जी। क्या उसमें भी अब ये एलन जो ऐप है इसका कुछ सपोर्ट मिलेगा उन्हें, या ये एलन कंप्लीट अलग उनके लिए रहेगा जो परचेस ही करेंगे डिजिटल कोर्स? नहीं, मैंने वही बताया, ये जो एलन ऐप है ये हर बच्चे के लिए है। अभी इस टाइम पर जितने भी बच्चे अगर बिना परचेज करे भी एलन की पेडागोजी समझना चाहते हैं, तो हमारे जो फ्रीमियम कोर्सेज हैं वो इस पर अवेलेबल हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चा देखना चाहता है, जैसा आप बोल रहे हैं कि पेड करने के बाद, पैसे देने से पहले भी बच्चा ये देख सकता है कि इस ऐप पर उसको क्या क्या मिलने वाला है। इनफैक्ट जो बच्चे 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं, जिनका 10वीं का भी बोर्ड का एग्जाम होना है, उनके लिए 10वीं का जो पूरा का पूरा एक क्रैश कोर्स है, रिवीजन कोर्स है, वो वहाँ पर अवेलेबल है बच्चों के लिए। इसी तरह से अलग अलग क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ताकि वो ये देख पाएँ, समझ पाएँ कि पूरा एलन का जो इस ऐप का टेक्नोलॉजी ऐप है उसका इकोसिस्टम क्या है। वहाँ पर जब बच्चे जाएंगे ना, तो बच्चे पूरी एक जर्नी देखेंगे। अगर मैं किसी भी क्लास में हूँ, मान लीजिए मैं 11th क्लास में हूँ, मुझे 12th में जाना है, 10th क्लास में हूँ, 11th में जाना है, तो मैं उस ऐप पर आने वाले टाइम में किस तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसकी एक जर्नी की ग्लिम्स भी वहाँ पर है, जिसको हम बोलते हैं कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि मैं अपना कोई कोर्स देखूंगा, उस कोर्स के अंदर मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स मुझे दिखेंगे जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकता हूँ। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्विजेज़ मेरे पास आएंगे, उन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। उसके साथ में मुझे कई सारे इस तरह के नॉलेज पॉइंट्स, कंसेप्ट ग्राफ्स मुझे दिखेंगे, कंसेप्ट कार्ड्स मुझे दिखेंगे, जिसके थ्रू मैं रिवाइज कर सकता हूँ। तो ये पूरा सिस्टम बच्चों को वहाँ दिखेगा। साथ में कई सारे बच्चे, अभी आप देख रहे हैं कि फ्रीमियम में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है, यानी कि लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा अटेंड कर सकता है। ये देख सकता है कि एलन में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन के थ्रू भी क्या पेडागोजी है, वो सारी चीज़ें बच्चों तक अवेलेबल हो रही है। राइट सर, तो अब तो ये एलन हो गया, लेकिन इससे पहले जो कि एलन डिजिटल नाम था, जी, तो उससे रिलेटेड मेरा कुछ सवाल अब आपसे रहेगा। बिल्कुल बताइए। राइट सर, तो अब सर मैं और भी कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा एलन डिजिटल को लेके स्पेसिफिक। श्योर। सबसे पहले कि टू द पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं देखे एलन डिजिटल के। कई लोग ऐसे बातें करते हैं कि यार इतने टाइम हो गया डिजिटल चीज़ों को हुए कोविड आने के बाद, आज भी एलन क्या डिजिटल में उतना एग्रेसिव क्यों नहीं दिखता है? बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और उसका एक लाइन का आंसर है कि हमारे डायरेक्टर्स की एक बहुत सिंपल सोच है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शुरू हो जाए। तो अभी इतने पिछले टाइम से, हालांकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन जिस तरह का एक विजन हम लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑनलाइन के थ्रू बच्चे तक हमारी वो कंप्लीट पेडागोजी पहुंचाएं,
जो हमारी ताकत है, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म आना है वो अभी अब लॉन्च हुआ है जाके जनवरी में, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हमारा वो एस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इस बात को इस्टेब्लिश करने वाले हैं आने वाले समय में, आप भी देखेंगे और सब लोग देखेंगे कि बिकॉज हर बच्चा यूनिक है, सबके पढ़ने के तरीके अलग अलग हैं, सबके समझने के तरीके, प्रैक्टिस करने के तरीके अलग अलग हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये जो यूनिकनेस है ना, ये पर्सनलाइजेशन की डिमांड करती है, यानी कि तो ऐसे में मुझे जो मिल रहा है उसमें भी कुछ फ़र्क होना चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल, इसके विपरीत जाके ये समझना कि हाँ, एक स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स स्टडी मटेरियल सारे बच्चों के लिए हो, लेकिन हर बच्चे के लिए हम टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बच्चे को लगे कि जिस जगह मेरी कमी है वो कमी मेरे सामने भी आ रही है, और उस कमी के लिए क्या रेमेडी है वो भी मुझे पता चल रही है, वो सारी चीज़ें उसकी सॉल्व हो जाए। इसके काफ़ी इंट्रिंसिक फीचर्स भी हैं जो आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँ। राइट सर। तो मैं सर और भी कुछ जानना चाहूँगा, क्या आप क्या अलग कर रहे हो सर, जो अभी आपने लॉन्च करा, क्या क्या सर इसमें नई चीज़ें रही? देखिए सर, सबसे पहला बहुत क्लियर बताऊँ आपको, एलन का शुरू से फोकस बस इस बात पर रहा है कि एकेडमिक्स बच्चे की बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी पेडागोजी की जान ही ये है। और मैं बोलता हूँ ये जो एलन का जो हमारा प्लेटफॉर्म अब आ चुका है, जिसको बच्चे बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसमें 25,000 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस लगा है, राइट। कई बार कुछ बच्चे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर ये 25,000 प्लस ईयर्स कैसे है। देखिए एलन पर कम से कम अभी 5,000 से भी ज़्यादा फैकल्टीज वर्क कर रहे हैं। किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का, कोई 2 साल का भी हो सकता है। मिनिमम एवरेज भी बात करूँ 5 साल इंटू 5,000, 25,000 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और सोचिए जब ये सारे फैकल्टीज़ मिलके ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे तक जो एजुकेशन जा रही है, अगर बच्चा मेरे सामने नहीं भी बैठा लेकिन बच्चा जहाँ भी बैठा है वो कैसी होनी चाहिए, और उसके साथ में एक बहुत शानदार टेक्नोक्रेट्स की टीम जो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं ना, एक तरह से बेस्ट एकेडमिक्स और बेस्ट टेक्नोलॉजी, तब जाके ये प्लेटफॉर्म बना है एलन का। और इस पर हमारी सोच क्लियर है, यूनिकनेस डिमांड्स पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या है, आप सोचिए, क्या आज की डेट में हर बच्चा फैकल्टी के पास पहुंच पाता है अपनी दिक्कतें शेयर करने के लिए? नहीं, कई बार बच्चा झिझकता भी है। तो क्या ऐसे में उस बच्चे को हक नहीं है कि वो एक करेक्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाए? वो तो एक एडल्सेंस एज का बच्चा है, बहुत स्वाभाविक नेचर है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्या टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेटली। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप सोचिए, अगर हम टेक्नोलॉजी ऐसी बनाए जिसके अंदर उसकी पूरी मॉनिटरिंग चल रही है, उसने कितनी क्लासेस अटेंड करी, उसने कितने डाउट्स पूछे, कौन से सब्जेक्ट में किस चैप्टर के पूछे, किस सब टॉपिक के पूछे, जब उसने टेस्ट दिया तो किस क्वेश्चन को उसने बहुत लेंदी तरीके से सॉल्व किया। इसको कैसे पर्सनलाइज करेंगे सर, आप आप कैसे किया है इसको? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ताकत ही है। देखिए जो पीछे बैकग्राउंड क्योंकि पे ज़्यादा ज़्यादा क्या मैंने देखा है, हाँ, जैसे कि जब अपन टेस्ट सीरीज वगैरह देते थे, बिल्कुल। तो टेस्ट के हिसाब से वो हमें दिखा देता था ये स्ट्रांग है, ये वीक है वगैरह। हम्म। पर इतना कैसे इसको अपन ये करेंगे, मतलब समझेंगे कि कैसे ये सर वर्क करेगा, कि क्या? देखिए आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आगे बढ़ चुकी है, और हमारे साथ बहुत गर्व की बात है कि बहुत बड़ी एक शानदार टीम है टेक्नोक्रेट्स की, जिनके साथ मिलकर हमारी एकेडमिक्स टीम्स ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है। तो इसमें बहुत सिंपल फंडा है, आप देखिए, जो कुछ भी आप सिस्टम पर कर रहे हैं, आपने एक बार अपना लॉगिन किया, राइट, यानी कि सिस्टम के अंदर वो हर चीज़ हम ध्यान देते हैं एनालिटिक्स के थ्रू कि ये रजिस्टर हो कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लास अटेंड करने के बाद उसके पास फैकल्टी ऐप पर ही उसको होमवर्क भी दे सकता है, ऐप पर होमवर्क देने के बाद उसको ऐप पर ही सबमिशन भी होगा, टीचर्स उसको चेक भी करेंगे, सिस्टम उसको चेक करेगा, वो ऐप पर ही डाउट पूछ रहा है अपने, राइट। तो डाउट पूछ रहा है तो अपना चैप्टर सेलेक्ट कर रहा है किस चैप्टर का डाउट है, और ये भी देखा जा रहा है कि उसका डाउट कितना लेजिट था। टीचर ये बताएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, सिस्टम उसको बताएगा। टेस्ट पेपर दिया, अब टेस्ट पेपर का टाइम चल रहा है 3 घंटे का, किस क्वेश्चन पर उसने कितना टाइम दिया वो भी मॉनिटर हो रहा है कि अगर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने 5 मिनट बाद टिक किया बी, या 5 मिनट में उस पर लगा तो रहा लेकिन मैंने टिक नहीं किया, एवरीथिंग हैज़ बीन मॉनिटर्ड। अब ये सारा जो डेटा है, ये सारा डेटा किसके पास पहुंच रहा है? सोचिए, टीचर के पास। टीचर अपने आप को कितना एम्पावर फील कर रहा है कि अगर मुझे किसी बच्चे को मेंटर करना है तो उसकी एक एक चीज़ मेरे पास है, और टीचर अगर एम्पावर्ड है तो उसकी मेंटरशिप का लेवल क्या होगा, सोचिए। लेकिन इसके बावजूद कई बार क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा टीचर से मिल ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे में टेक्नोलॉजी का ये रोल भी हम दे रहे हैं जिसके अंदर उसके पास 3 तरह के ऐसे फीचर्स हैं, जिसमें एक फीचर है क्या, इम्प्रूवमेंट बुक।
अच्छा, हमारे टाइम जब तैयारी चलती थी, इवन आज भी कई बार बच्चे क्या करते हैं, आपने भी किया होगा, जो सवाल नहीं बनते अपन क्या करते हैं, स्टार मार्क लगा देते हैं कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे से नहीं बना, है ना, कोई अच्छा सवाल सर ने बताया, और फिर वो इतने सारे बुक्स का जो पुलिंदा होता है, एग्जाम से पहले वापस से उसको देखते हैं। लेकिन इंप्रूवमेंट बुक एक ऐसा फीचर है जिससे आपकी ऐप के अंदर वो सारे क्वेश्चंस जो या तो आपके डाउट्स थे या आपसे नहीं बने थे, होमवर्क के थे तो होमवर्क सेक्शन में, अगर टेस्ट पेपर के तो टेस्ट पेपर सेक्शन में, वहाँ आपको मिल जा रहे हैं। एक एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग और पर्सनलाइज आपका कैलेंडर प्लानिंग हो रही है, जिसके थ्रू तो अपन मतलब कि एलन डिजिटल की बात करें तो एलन डिजिटल एआई के फील्ड में कुछ नया ये कर रहा है। ये कहें कि बिल्कुल एआई को इंटीग्रेट कर रहा है अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम में। डेफिनेटली। आप देखिए, एआई कहने को तो नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारा मानना है सबसे बड़ी इंटेलिजेंस तो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जब टेक्नोक्रेट्स के साथ मिलती है तो बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि अगर ह्यूमन हर जगह नहीं पहुंच पा रहा तो अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज को मशीन के थ्रू हर जगह पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, सोचिए, बच्चा हमारे पास आता है कि सर मेरे को टाइम टेबल नहीं बन रहा, मेरा क्या करूँ मैं? तो हम उसका समझते हैं बात और अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनवाते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, टेक्नोलॉजी तो सब कुछ मॉनिटर कर रही है कि वो कितने घंटे क्या क्या पढ़ रहा है, कौन से सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, यानी किस चीज़ पर उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और एआई बेस उसका स्टडी प्लानर बन जाता है। यानी मुझे डेली सुबह पता है कि मुझे आज किस तरह से पढ़ाई करनी है, कितना टाइम किस चीज़ को देना है। फिर जो हम बात कर रहे थे पर्सनलाइजेशन की, हर बच्चे को एक स्टडी मटेरियल दिया जाता है, लेकिन अगर मैंने उस स्टडी मटेरियल को सॉल्व किया और मुझे पर्टिकुलर किसी चैप्टर के पर्टिकुलर सब टॉपिक्स में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो क्या मैं बार बार फैकल्टीज़ के पास जाऊं कि मुझे और सवाल दिए जाएं? उसकी बजाय सोचिए कितना अच्छा हो, टेक्नोलॉजी तो सारा कुछ मॉनिटर कर रहा है कि आपकी कहाँ कहाँ पर वीक पॉइंट आए थे जब आपने होमवर्क दिया, जब आपने डाउट्स पूछे, जब आपने टेस्ट पेपर सॉल्व किए, और जैसे ही पता चला कि यहाँ यहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आपको हाथों हाथ कस्टमाइज प्रैक्टिस क्विज मिल गया। यानी जहां आपको मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस तरह के सवाल आपको चाहिए थे, उस तरह के सवाल आपको हाजिर है। तो ये टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है, और यही रिवॉल्यूशन हम लाना चाहते हैं। राइट सर। तो मेरा एक और सवाल है, अभी रिसेंट में न्यूज़ आया था डाउटनट को लेके बिल्कुल कि एलन ने डाउटनट को एक्वायर कर लिया। जी। तो ये जो एक्विजिशन था, क्यों, मतलब कि डाउटनट को ही क्यों? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आपने भी तैयारी करी है, मैंने भी करी है, और हम सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर एकेडमिक सेटिस्फेक्शन की मैं बात करूं तो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट पता है क्या निकल के आता है? बच्चे से आप पूछोगे कि बेटा कुछ दिक्कत आ रही है क्या? हाँ सर, एक दिक्कत आ रही है, मेरा डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा है। डाउट सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि सर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मुझे डाउट आते हैं, और उस टाइम मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, राइट? तो डाउट नट इस चीज़ पर शुरू से अगेन टेक्नोलॉजी के साथ और एकेडमिशियंस के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने किस तरह से सॉल्व किया कि कोई दिक्कत नहीं, आप जहाँ भी जिस जगह पे पर भी बैठे हैं, आप फोटो खींच के बस अपलोड कर दीजिए और आपको उसका डाउट को कैसे रिजॉल्व करना है वो मिल जाएगा। हालांकि अब जब मैं एलन और डाउटनेट के इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, तो हम उसको बस वहीं तक सीमित नहीं रखने वाले, हम उसको और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले आने वाले समय में। यानी ज़रूरी नहीं है कि डाउट आने पर बच्चे को डायरेक्ट उसका सोल्यूशन ही दिखाया जाए। कई बार बच्चे को ये भी ज़रूरत होती है कि सर आप तो मुझे बस हिंट बता दीजिए, है ना, मैं उसको अपने आप सॉल्व कर लूँगा। तो क्यों ना ऐसा हो कि सर आप तो बस मेरा सोल्यूशन चेक कर लीजिए, मैंने कहाँ गलती करी है। तो क्यों ना उसको जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको पूरा क्रॉस चेक करके उसको ये बताए कि बेटा आपके इस स्टेप में गलती है। इस लेवल की आगे तक की सोच है। एक और इसी से सवाल है सर, जी। जिस तरीके से डाउटनट को एलन ने एक्वायर किया, आपको क्या लगता है कि और भी एडटेक कंपनीज को एक्वायर कर सकते हैं अगर फ्यूचर में नीड हो तो? देखिए, मेरा मानना है जिस तरह से हमने पहले भी कई एग्जांपल्स देखे हैं, ये एलन के लिए ये कोई बिजनेस गेम नहीं है। बहुत क्लियर है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे की एकेडमिक्स अच्छा करने के लिए जो भी ज़रूरी होगा सब करा जाएगा, जो भी पॉसिबल होगा। लेकिन उसका फोकस बहुत क्लियर है, उसका फोकस बिजनेस नहीं है, उसका फोकस है बच्चे की एकेडमिक्स। दिखा कि डाउटनट बच्चों की एकेडमिक्स पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सोचा क्यों ना हाथ मिलाया जाए। इस तरह की जब भी संभावनाएं दिखेंगी उसके लिए हम हमेशा ओपन हैं। हमारे जो सीईओ हैं नितिन कुकरेजा सर, उन्होंने इस चीज़ को बहुत क्लियरली हम तक पहुंचाया है कि बच्चे की बेस्ट एकेडमिक्स के लिए जो किया जा सकता है वो सब करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल सीईओ सर से ही रिलेटेड था, आपने जी। पहले ही नाम ले लिया उनका। जी, जी। कि जो सीईओ सर हैं, मैंने भी उनका अभी रिसेंट में एक इंटरव्यू करा था जब मैं पटना गया हुआ था। तो ऑनलाइन को लेके मतलब कि मुझे ऐसा दिखता है कि ही वांट टू डू समथिंग नेक्स्ट लेवल ऑनलाइन के फील्ड में। बिल्कुल। एज अ टीम आपको क्या लगता है कि उनका क्या विजन है ऑनलाइन को लेके, और या वो जो इतने ऑनलाइन का एक्सपीरियंस लेके आए अदर फील्ड में, किस तरीके से वो इंटीग्रेट हो रहा है एलन में और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है?
मैं आपको बताऊं, उनका विज़न पहली बात तो बहुत क्लियर है, और उस विज़न में ना कहीं कोई बाउंड्री नहीं है कि अगर ऑनलाइन है या डिजिटल है तो वो किसी ऑफलाइन के बच्चे के लिए नहीं है या सिर्फ ऑनलाइन के लिए बच्चे के लिए है। जब हम एकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं तो वो हर बच्चे के लिए है, राइट। हर ऑफलाइन वाले बच्चे को भी, जब ऑफलाइन का बच्चा 6 घंटे या 4 घंटे किसी दिन क्लास में आ जाता है, लेकिन उसके बाद की उसकी जो पूरी दुनिया है, उसका जो पूरा टाइम टेबल है, और कोई ऑनलाइन का बच्चा भी 4 घंटे 3 घंटे ऑनलाइन क्लास ले लेता है, उसके बाद का उसका जो समय है वो तो दोनों का एकदम सेम है। दोनों को घर बैठे कभी भी डाउट आ सकता है, दोनों को अपने टेस्ट ऑनलाइन देने हैं, दोनों को अपना स्टडी मटेरियल घर पे ही सॉल्व करना है। तो वो सारी चीज़ें बहुत क्लियर है कि हम डिजिटल के थ्रू बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं। नितिन सर का ये मानना है कि जितनी ज़्यादा हम डिजिटल फ्रेंडली अप्रोच रखेंगे, उससे फैकल्टी भी बहुत एम्पावर्ड फील होगा, बच्चा भी बहुत एम्पावर्ड फील होगा, और उसके लिए किस तरह से बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी में भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात, लर्निंग आउटकम में भी इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। उस पर पूरा फोकस चलता है। सर हमने तो जैसे कि अब बात आ गई एलन डिजिटल की, जैसे कि अब है तो डिजिटल ही तो सर डिजिटल तो रीच तो है कि कहीं भी पहुंच सकती है, तो अब इसमें कहीं भी पहुंच सकती है, तो इसमें बात आती है जूनियर डिवीजन की भी, 6 to 10th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सर क्या कुछ, उनके लिए भी कुछ नया अभी आया है? डेफिनेटली, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि एलन डिजिटल पर, जो कि अब एलन की बात करूं, पूरे एलन पर ही 6 to 10th वाले बच्चों के लिए भी अलग अलग तरह के कोर्स हैं। और अगेन हर बच्चे की अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। कुछ बच्चों को स्कूल फोकस्ड कोर्सेज चाहिए तो उस तरह के कोर्सेज हैं, कुछ बच्चों को स्कूल के साथ में अपने ओलंपियाड लेवल पर थोड़ा सा और अपनी पढ़ाई को और स्किल करना है, उनके लिए कोर्सेज हैं। और कुछ बच्चों को जूनियर डिवीज़न में जेई नीट फाउंडेशन के हिसाब से भी कुछ बच्चों का इंक्लिनेशन होता है, उसकी तैयारी करनी है, तो उस तरह के भी कोर्सेज हैं। और इस साल भी हमारे जो 6 to 10th वाले डिवीज़न के बच्चे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा अलग अलग तरह के ओलंपियाड्स में, अपने स्कूल एग्जाम्स में बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आए। सर मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो आइलैंड डिजिटल से रिलेटेड ये है कि रिजल्ट्स कैसे रहे बीते कुछ टाइम में, और कितने बच्चों ने चूज किया आइलैंड डिजिटल? ग्रेट। तो अगर मैं बात करूं आपसे रिजल्ट की, तो सबसे पहले तो बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ से रिजल्ट निकल के आता है, कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। और इस सोच के साथ जब बच्चा पढ़ता है ना, तो रिजल्ट अपने आप निकल के आता है। मैं आपसे शेयर करूं, हाल ही में इस साल हमारा एलन डिजिटल पर पहली बार रिजल्ट जो निकल के आया था ऑनलाइन बच्चों का, उसमें नीट में 121 रैंक आई थी एक बच्चे की, एक की 239 रैंक आई थी, और ओवरऑल करीब 2647 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे नीट में। जेई में मैं बात करता हूँ तो जेई में टॉप 2000 में रैंक आई थी, 99 परसेंटाइल से ऊपर 259 प्योर बच्चे ऑनलाइन थे। से? प्योर ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं सर, राइट। और जेई एडवांस में भी 373 सेलेक्शंस हमारे हुए। और अब इस सेशन की मैं बात करूं, अभी 18,000 बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में। ये तो पता ही नहीं है सर, देखिए, 18,000 बच्चे मैंने आपको वही बताया कि बहुत क्लियर मोटिव है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। और इस साल आप देखिएगा, ये एक शुरुआत है। एलन का फिलॉसफी और कल्चर ही ये होता है कि बच्चों पर पूरे दिल जान से मेहनत की जाती है। इस साल डेफिनेटली जो भी मैंने रिजल्ट आपसे शेयर किया, इससे कहीं और अच्छा रिजल्ट आपको दिखेगा, और आने वाले सालों में आप देखेंगे कि रिजल्ट कितना अच्छा आता है, क्योंकि हमारा फोकस ही पूरा इस बात पर है कि बच्चे की एकेडमिक इंप्रूवमेंट किस तरह से करना है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के ये फीचर्स और बढ़ते जाएंगे, फैकल्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ता जाएगा, पेरेंट्स बच्चों के अंदर ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, उसके बाद आप देखिएगा डिजिटल नॉट ओनली प्योर ऑनलाइन बट ऑल्सो जितने बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं सबके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर देगा। सर जैसे कि आप ऑफलाइन फील्ड से भी आते हो, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा कि एलन ऑफलाइन भी डेडिकेटेड कोर्स है, बिल्कुल। एलन का डिजिटल भी डेडिकेटेड कोर्स है बिल्कुल। ऑनलाइन जो पढ़ने के लिए। बिल्कुल। तो इसके बीच में आप कैसे, मतलब कि अगर अपने को बच्चा का कोई अगर हमसे सवाल पूछे कि भैया हम क्या चूज करें, क्योंकि डिजिटल हमें थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, ऑफलाइन हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा है, इस पे आपका सर क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा मानना है ये पूरी तरह से बच्चे की चॉइस है। हम एलन पर हमारी जो कंप्लीट पेडागोजी है, राइट, उसको हर मोड में बच्चे तक पहुंचाने के लिए बैठे हुए हैं। यानी अगर कोई बच्चा हमारे ऑफलाइन कैंपस पर आके पढ़ाई करना चाहता है, वेल एंड गुड। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। किसी का रीज़न ये हो सकता है कि उसको मान लीजिए किसी मेट्रो सिटी में है तो उसके लिए ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चा किसी भी तरह पढ़ना चाहे, दोनों ही मोड में बच्चों के लिए अवेलेबल है। दोनों ही कोर्सेज के अंदर, जैसा मैंने बताया, दी ओनली डिफरेंस, टेक्नोलॉजी का उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। दी ओनली डिफरेंस इज कि एक जगह पर बच्चा क्लासरूम के अंदर पढ़ेगा और दूसरी जगह पर बच्चा अपने कंफर्ट में पढ़ रहा होगा घर के। वो जो 4 घंटे टीचर उनको पढ़ा रहा है,
वो 4 घंटे के अलावा बाकी की जर्नी भी सारे बच्चों की सेम है, राइट? तो सर जैसे कि जब नाम एलन डिजिटल था तो उसमें भी एक मोटिव था, अब नाम एलन हो गया है, तो अब क्या मोटिव रह गया है? देखिए, मोटिव एक ही है और वो ये है कि हर बच्चे का सपना हम अपने जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, तजुर्बा है, उसके साथ कैसे सच कर सकते हैं। यानी कि सपना आपका, तजुर्बा हमारा, राइट? सपना आपका, तजुर्बा हमारा। बिल्कुल, योर ड्रीम योर आवर ड्रीम। एक्सपर्टीज, अच्छा, दैट्स अबाउट इट। और उसके लिए जो कुछ भी करना है, चाहे उसके लिए उसकी लाइव इंटरेक्टिव बहुत ही मज़ेदार क्लासेस उसको दी जाएं, चाहे उसके लिए उसके जो इम्प्रूवमेंट फीचर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चा कहाँ कहाँ पर और इम्प्रूव कर सकता है पूरा मॉनिटर करके वो दिया जाए, चाहे उसकी डेली रूटीन मैनर में डाउट सॉल्विंग हो, चाहे उसके एकदम रिलेवेंट पर्सनलाइज कस्टमाइज उसको क्विज दिए जाएं, और इन सब चीज़ों के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस तक वो मेंटरशिप पहुंचाई जाए जो हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो उसके बाद डेफिनेटली जो भी बच्चे ने गोल हासिल करना है वहाँ तक उसको पहुंचा के छोड़ेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है, हम एलन पर बोलते हैं सक्सेस पिलर ट्रायंगल, यानी कि 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एलन सिस्टम, बच्चा, लेकिन साथ में पेरेंट्स भी। और जब तीनों मिलकर एक गोल पर वर्क करते हैं तो सालों की कहानी है, हमेशा वो सक्सेस बच्चे तक पहुंचनी ही पहुंचनी। तो सर काफ़ी पॉइंट पे हमने बातें कर ली, हमने आपकी जर्नी से स्टार्ट करी और हमने आज एलन डिजिटल पे और एलन जी, क्या क्या चीज़ें बदली उन सब पे भी बात कर ली। और बस सर काफ़ी लंबा हो चुका है हमारा वीडियो, तो हम यहाँ पे अब एंड लेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, बहुत सारी बातें जानने को मिली मुझे भी। मैं जब आप लोगों से कनेक्ट होता हूँ तो आप लोगों के बारे में भी और सिस्टम के बारे में भी मुझे समझने में काफ़ी हेल्प मिलता है, क्योंकि मैं इसी फील्ड में बहुत सारे कंटेंट लाते रहता हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हैं वो इसी उम्मीद से रखा है कि मैं और जानकारी दूँ इस फील्ड से रिलेटेड। सो थैंक्स अ लॉट सर कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से इतना टाइम निकाला हमारे इस नहीं, पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सिड सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे मेरा मानना है कि आपके थ्रू बच्चों तक जब ये चीज़ें पहुंचेंगी तो बच्चों के अंदर भी ये भावना रहेगी कि हाँ, हम और अपनी लाइफ में बेटर क्या कर सकते हैं। राइट सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।